ऐसी टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्म्स हैं ऐसी कि जो अब पूरे चैप्टर में एसी की क्वांटिटीज को डिस्कस करते हुए हम यूज करेंगे। इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो पहले इन टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें एसी साइकिल क्या होता है। आई थिंक सो कि यही होगा पहले। यस, एसी साइकिल। व्हाट इज एसी साइकिल? एसी साइकिल, देखें जी क्या होगा एसी साइकिल। एसी साइकिल सिंपली एसी कॉइल की एक कंप्लीट रोटेशन है। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ एसी कॉइल, यानी हमारे एसी जनरेटर का जो कॉइल था उसकी एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो एसी साइकिल कहलाती है। तो क्या लिखा जाएगा इसको? वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ एसी कॉइल, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ एसी कॉइल। फिर एक और चीज देखें, एसी कॉइल जब रोटेट करता है तो एसी कॉइल की रोटेशन के दौरान आउटपुट में हमें एसी वेव मिलती है। लाइक इस तरह से, ये देखें जरा, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करता है तो ये वेव बनती चली जाती है। कॉइल ने जब 1/4 रोटेशन कंप्लीट की तो वेव यहां तक पहुंची। कॉइल ने हाफ रोटेशन कंप्लीट की तो वेव यहां तक पहुंची। ठीक है, कॉइल ने 3/4 रोटेशन कंप्लीट की तो वेव यहां तक पहुंची। और कॉइल ने जब एक रोटेशन कंप्लीट कर ली तो वेव यहां तक पहुंची। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल जैसे जैसे रोटेट करता है तो उसकी रोटेशन की वजह से हमें इस तरह की एक वेव, एसी वेव मिलती चली जाती है। एसी वेव के डिफरेंट पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं। तो इसलिए एसी साइकिल को फिर हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, क्योंकि अब ज़रा बार बार हम जनरेटर को तो नहीं डिस्कस करेंगे। बार बार हम ये तो नहीं देखेंगे कि जनरेटर का कॉइल किस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो जनरेटर की रोटेशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे बार बार। हम इस वेव को डिस्कस किया करेंगे। इस वेव का यही मतलब होगा कि हम जनरेटर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका ये भी है एसी साइकिल को डिफाइन करने का, कि वन कंप्लीट सेट ऑफ, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एसी क्वांटिटी। एसी क्वांटिटी, अच्छा, ये एसी क्वांटिटी क्या चीज होती है? एसी क्वांटिटी से मुराद हमेशा क्या हुआ करेगा? एसी क्वांटिटी से मुराद हुआ करेगा एसी करंट या एसी वोल्टेज। जब भी हम कहा करेंगे एसी क्वांटिटी, तो इसका मतलब है या तो हम एसी करंट को डिस्कस कर रहे हैं या एसी वोल्टेज को डिस्कस कर रहे हैं या दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दैट विल बी एसी क्वांटिटी। तो ये एसी साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए, एसी साइकिल क्या होता है, इसकी दो डिफरेंट डेफिनेशन हमने देख ली। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, तो डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी। ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और ये वाली नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। यानी करंट की एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन बनेगी करंट की, वो नेगेटिव डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक हो गया? तो ये तो था एसी साइकिल। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड, तो देखें टाइम पीरियड वो टाइम है कि जितने टाइम में हमारा एसी कॉइल एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इट इज टाइम, इट इज टाइम इन विच AC coil completes one rotation, in which AC coil completes one rotation। और अगेन फिर वही बात, एसी कॉइल जब रोटेट करता है तो उसकी रोटेशन के नतीजे में हमें इस तरह की वेव मिलती है। तो फिर वेव के टर्म में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे ये वो टाइम है कि जितनी देर में एसी वेव कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इट इज अ टाइम इन विच वन एसी वेव इज फॉर्म्ड। इट इज टाइम इन विच वन एसी वेव इज फॉर्म्ड, और it is time, it is time during which one AC wave is formed, that will be called time period। ठीक हो गया? नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी होगी कि जित एक सेकंड में हमारा एसी कॉइल जितनी रोटेशंस कंप्लीट करता है, तो इट इज नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस of AC coil, it is number of rotations of AC coil in 1 second। ठीक हो गया?
और अगर अगेन फिर वही बात, अगर हम एसी वेव के टर्म में बात करें तो क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ एसी वेव फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, और नंबर ऑफ एसी वेव्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ एसी वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। क्लियर? हाँ जी। यस सर। अच्छा मुझे बताएं, आपको ये सीधा दिखाई दे रहा है? आपको तो नहीं उल्टा दिखाई दे रहा ये? सर सीधा है। बस ठीक है, मुझे भी सीधा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसकी स्क्रीन को फ्लिप किया ना, तो मैंने कहा ये ना फ्लिप करने से मेरे पास सीधा आ गया और आपके पास उल्टा चला गया हो तो इसलिए पूछ रहा हूँ। चलें बस ठीक है ना, सीधा हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा आप जरा देखें, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको पता है क्या होता है? इसका यूनिट होता है हर्ट्स। इट्स यूनिट इज हर्ट्स। इट्स यूनिट इज हर्ट्स। और पाकिस्तान में ये जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी, एसी की जो फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में रखी गई है ये 50 हर्ट्ज रखी गई है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर ये 60 हर्ट्ज हुआ करती है। तो इट्स वैल्यू इन पाकिस्तान इज, इट्स वैल्यू इन पाकिस्तान इज 50 हर्ट्ज। मतलब कि पाकिस्तान में हमारा एसी कोयल जो है वो 1 सेकंड में 50 रोटेशंस कंप्लीट करता है, या 1 सेकंड में 50 एसी वेव्स कंप्लीट होती हैं। ठीक हो गया? अच्छा ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की तरफ। अब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, बल्कि इसको डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा। इसको, इसका ले लें स्क्रीनशॉट लें पहले, फिर इसे मिटा के मैं इसे डिस्कस करता हूँ। देखें जी, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अच्छा क्या होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी एसी क्वांटिटी की? अगेन एसी क्वांटिटी से मुराद, मैं फिर कह रहा हूँ, एसी क्वांटिटी से मुराद एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। ठीक है, तो एसी क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी ऑब्टेन्ड, ऑफ एसी क्वांटिटी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम। एग्जांपल इसकी क्या होगी? ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब जरा इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल से देखते हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे जैसे हमने एसी वोल्टेज देखी थी तो वो क्या बन रही थी? वो बन रही थी V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, या साइन थीटा, कुछ भी कह लें। और करंट क्या था? करंट वाज I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया? अच्छा अब जरा देखें, अगर T जो है, अब डिफरेंट जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देखते हैं ना कि डिफरेंट टाइम्स पे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होंगी। तो देखें, एट t इज इक्वल टू 0, तो जब टाइम 0 है तो v किसके इक्वल आ जाता है? यानी टाइम 0 पे क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है? टाइम 0 पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है v इक्वल टू वी एम, और ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी की जगह आ जाएगा 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी? 0 बनेगी। इसी तरह करंट के लिए देखें तो करंट I इज इक्वल टू आई एम साइन 0, तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है जब टाइम 0 है, यानी जब हमारे एसी कॉइल ने भी अपनी रोटेशन का आगाज किया है, तो उस वक्त जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी 0, इंस्टेंटेनियस करंट भी 0। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू, एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4, कैपिटल टी बाई 4, एट टी इक्वल टू टी बाई 4, टी इक्वल टू टी बाई 4 हो तो अब वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? अब करंट की वैल्यू क्या होगी? देखिए बड़ी सिंपल है। टी, जब टाइम टी बाई 4 हो तो उस वक्त एंगल कितना होता है? जी बताएं जरा, जब टाइम टी बाई 4 हो तो एंगल कितना होता है? कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। जब टाइम टी बाई 4 है तो एंगल 90 डिग्री है। एक दफा स्क्रीनशॉट्स को निकाल के देखिएगा जरा, जहाँ पे हमने एक ग्राफ्स ड्रॉ किए थे चैप्टर नंबर 4 में, जब हमने एसी जनरेटर को डिस्कस किया था, उसका ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया था, तो हमने देखा था कि जब टाइम टी बाई 4 है तो एंगल 90 डिग्री है। वैसे भी टी बाई 4 का क्या मतलब है? टी बाई 4 का मतलब है 1/4 रोटेशन। तो इसी तरह 1/4 रोटेशन पे एंगल भी तो 1/4 होगा। कंप्लीट टर्न का जो एंगल होता है वो 360 है, तो 360 का 1/4 कितना बनेगा? 90 डिग्री तो बनेगा। ठीक है, तो अब जरा देखें ये क्या बनेगा? v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यानी थीटा, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या आ जाती है? वी एम। इसी तरह करंट के लिए देखें तो करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई एम
साइन ऑफ 90 डिग्री, वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एम, मैक्सिमम वैल्यू यानी। ठीक हो गया। तो बिल्कुल क्लियर है कि जब टाइम t/4 है तो उस टाइम t/4 पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की आएगी मैक्सिमम, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट टाइम्स पे हमें डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिलती चली जाती हैं। इसी तरह देखें अब, एट t इज इक्वल टू t/2, t अगर t/2 है तो अब क्या होगा, तो एट t इक्वल टू t/2 एंगल कितना हो जाएगा, एट t इक्वल टू t/2, अब बताएं कितना होगा एंगल, 180 डिग्री होगा। तो वोल्टेज क्या बनेगी, बनेगी v इक्वल टू वी एम साइन ऑफ 180, थीटा की जगह 180, साइन 180 जीरो होता है, लिहाजा इंस्टेंटेनियस वैल्यू t/2 पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो। इसी तरह करंट की भी खुद ही अब कर लें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो। ठीक होगा। इसी तरह एट t इज इक्वल टू 3t/4, 3t/4, तो एंगल कितना होगा अब यहाँ पे, अगेन एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक हो गया। तो वोल्टेज क्या बनेगी, वोल्टेज बनेगी v इक्वल टू वी एम साइन 270, साइन 270 -1 होता है तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी -vm। इसी तरह करंट की वैल्यू क्या बनेगी, -im। ठीक हो गया। और फिर आखिरी अगर हम देखें t इक्वल टू कैपिटल T, यानी एक पूरा टाइम पीरियड गुजर गया, तो एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसी तरीके से खुद ही पुट कर लीजिएगा इसको, तो वोल्टेज बनेगी 360 पे जीरो, करंट बनेगा जीरो। तो हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइम्स पे हमें डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिल रही हैं हमारी एसी क्वांटिटीज की। ठीक है, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जी, कोई मसला इसमें? तो देखें, एवरेज तो आपको लेना आता ही है, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसका एवरेज लेना आपको आता है। जैसे आपके अपने मार्क्स हैं, अपने मार्क्स का आपने एवरेज निकालना है तो बहुत आसान आपके लिए एवरेज निकालना। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उनका अगर आपने एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, उन तमाम मार्क्स को ऐड करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं उन्हें ऐड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड करते हैं तो आपको एवरेज मिल जाता है। तो यहाँ एसी क्वांटिटी में भी एवरेज निकालने का सेम वही तरीका है, कोई निराला तरीका नहीं है। ठीक है, तो पूरे एसी साइकिल पे हम एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज ऑफ कंप्लीट एसी साइकिल, एवरेज, पहले तो एसी साइकिल को छोड़ें, पहले सिर्फ एवरेज की बात करते हैं। एवरेज ऑफ एसी क्वांटिटी, कोई भी एसी क्वांटिटी है उसका अगर हमने एवरेज निकालना है, कोई सी भी हमें नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है, 2 वैल्यूज हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, जितनी भी 1000 वैल्यूज हैं, लाख वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उनका एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, हम सारी नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एसी क्वांटिटी, एसी क्वांटिटी जो है उसकी सारी नंबर ऑफ वैल्यूज को हम करते हैं ऐड और फिर डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ, क्या लिखा जाएगा इसको, वैल्यूज नहीं लिखा जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज तो नीचे आएगा ना, नंबर ऑफ वैल्यूज, ऊपर इसको क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ, नहीं सम नहीं, सम तो खैर सम तो वाकई लिखा जाएगा, सम ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ टोटल, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, नहीं इसके लिए एक और वर्ड यूज होगा, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, नीचे खैर कर देते हैं फिर टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, बस ठीक है, ऊपर नंबर ऑफ वैल्यूज और नीचे नंबर ऑफ रीडिंग्स, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, जितनी भी आपने रीडिंग्स दी हुई हैं, यानी मिसाल के तौर पे आप करंट का एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो करंट की डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो हैं, अभी देखा ना इंस्टेंटेनियस वैल्यूज फाइंड करने का तरीका हमने देख लिया, तो करंट की डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आपने ली, करंट की डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का आपने एवरेज लेना है, 3 का, 4 का, 5 का, 6, जितनी भी हैं, तो जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का एवरेज लेना है वो सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऊपर लिखें, उनका सम ऊपर लिखें, और वो तादाद में कितनी है, 3, 4, 5, 6 जितनी भी हैं वो तादाद नीचे लिख दें। ठीक है, डिवाइड करें, आपको एवरेज मिल जाएगा। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि पूरे साइकिल पे अगर मैं एवरेज फाइंड करूं तो पूरे साइकिल पे, कंप्लीट साइकिल पे एवरेज क्या आएगा किसी ऐसी क्वांटिटी का, जी, एवरेज ऑफ एसी क्वांटिटी अक्रॉस कंप्लीट साइकिल, जी अब बताएं, अक्रॉस कंप्लीट साइकिल,
कंप्लीट साइकिल, हाँ जी बोल दें कि कंप्लीट साइकिल जो ये कंप्लीट साइकिल होता है ना, पता है आपको, दैट विल बी कॉल्ड कंप्लीट साइकिल। अब तो काम आसान हो गया, मैंने ड्रा करके दे दिए। बताएं एवरेज क्या आएगा? हाँ जी क्या हो गया, अब तो साइकिल भी ड्रा करके दे दिया। क्या होगा इसका एवरेज? 90 से। नो, इसका एवरेज होगा 0। 0 एवरेज होगा ना। किस तरह? देखें तो सही ना, ये सारी की सारी क्वांटिटीज कैसी होती हैं? पॉजिटिव। ये सारी की सारी कैसी होती हैं? नेगेटिव। अब इन सब का तमाम क्वांटिटीज का सम ऊपर लिखना है। तो जब इनका सम ऊपर लिखेंगे तो देखें जितनी पॉजिटिव है, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी नेगेटिव वैल्यूज हैं। कर्व जितनी एक्स एक्सिस से ऊपर जा रही है पॉजिटिव वैल्यूज दे रही है, उतनी ही एक्स एक्सिस से नीचे भी आ रही है, उतनी नेगेटिव वैल्यूज भी दे रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, साइंस इनके ऑपोजिट है, लिहाजा कैंसल आउट कर देंगी। तो सम कितना बन जाएगा? सम बन जाएगा 0। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाई जितनी भी अब नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज, अब नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी जितनी भी है हमें उसके साथ कोई सरोकार नहीं है, आंसर तो 0 ही बनना है फिर भी। आई ना समझ बात की? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है सर। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब एक चीज देखिएगा कि एसी क्वांटिटी जो होगी, यानी अगेन एसी वोल्टेज एसी करंट, बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ, एसी वोल्टेज का भी यही ग्राफ बनेगा, एसी करंट का भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि दोनों के फार्मूलाज हमें पता है। वोल्टेज का क्या होता है? V इक्वल टू वी एम साइन थीटा, और करंट का होता है I इक्वल टू आई एम साइन थीटा। तो वोल्टेज करंट दोनों के फार्मूला में साइन थीटा मौजूद है, तो दोनों का ग्राफ साइन थीटा वाला ग्राफ बनेगा। ये साइन थीटा का ग्राफ होता है, तो दोनों का साइन थीटा वाला ग्राफ बनेगा, करंट का भी वोल्टेज का भी। तो जब भी एसी क्वांटिटी में कह रहा हूं तो इसका मतलब है एसी करंट और एसी वोल्टेज दोनों को मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया, एसी क्वांटिटी का तो ग्राफ ऐसा बनेगा, एसी क्वांटिटी का तो एवरेज कंप्लीट साइकिल पे 0 आएगा। अब मुझे बताएं कि एसी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को हमने डिस्कस किया था ना चैप्टर 2 में काफी डिटेल से, वहां पे हम ज्यादातर डीसी पावर को देखते रहे क्योंकि बैटरी को हम डिस्कस करते रहे। अब एसी पावर, तो मुझे बताएं क्या एसी पावर जो होगी क्या वो भी 0 होगी एक कंप्लीट साइकिल पे? जी बताएं जरा। हाँ जी। यस सर, वो नो, एसी पावर 0 नहीं होगी बिल्कुल भी। वजह उसकी जरा देखिएगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट एसी पावर इज नॉट 0 अक्रॉस द साइकिल, अक्रॉस द साइकिल। वजह उसकी जरा देखिएगा, सिंस पावर के तीनों फॉर्मूलाज देखें, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब जरा देखिएगा इन तीनों फार्मूला से देखें कि अगर वोल्टेज का ये ग्राफ बन रहा है, करंट का भी यही ग्राफ बन रहा है, तो देखें वोल्टेज और करंट एट अ टाइम पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह वोल्टेज और करंट दोनों एट अ टाइम नेगेटिव होंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आंसर फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें आई स्क्वायर है, अगर करंट नेगेटिव हुआ भी तो आई स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। इस तरह वोल्टेज को देखें, वोल्टेज का भी स्क्वायर है, अगर वोल्टेज नेगेटिव हो भी गई तो स्क्वायर उसको फिर नेगेटिव बना देगा। इसका मतलब ये है कि अब ये जो सम होगा, अब सम कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सम किसका है? अब सम सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम है इन तीनों केसेस में। तो जब सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम है तो इसका मतलब है अब सम तो 0 हो नहीं सकता। तो जब सम 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब है पावर भी कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक है। अभी मैं डिटेल से ग्राफ बना के भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन अब जाहिर है यहाँ पे ग्राफ बनाने की स्पेस नहीं है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर ग्राफ बना के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखिएगा, ये मैं ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने। देखें, अगर ये ब्लैक कलर में जो है ये है वोल्टेज, ठीक हो गया, ये है वोल्टेज का ग्राफ, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला है वोल्टेज का ग्राफ, और रेड कलर में मैं ड्रा कर देता हूं करंट का ग्राफ। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, ओहम्स लॉ के मुताबिक। अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करवाता हूं तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज करवाता हूं तो करंट भी डिक्रीज होगा। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज 0 होगी तो करंट भी 0 होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो लिहाजा इसी के साथ मैं अब करंट का भी ग्राफ ड्रा करता हूं, तो देखें जरा करंट का ग्राफ किस तरह का ड्रा होगा।
करंट का ग्राफ ये ड्रा हो जाएगा ऐसे, लाइक इस तरह से। ये लें जी, ये आ गया करंट का ग्राफ रेड कलर में। समझ आ गई ना बात की? इतनी चीज क्लियर हुई? कोई मसला तो नहीं है इसमें? हाँ जी। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब ये एक्स एक्सिस से ऊपर की सारी क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज हैं? पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। एक्स एक्सिस से ऊपर की सारी क्वांटिटीज जो हैं, दीज आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। एक्स एक्सिस से नीचे की सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? नेगेटिव क्वांटिटीज। अब बिल्कुल क्लियर है कि जब वोल्टेज पॉजिटिव तो करंट भी पॉजिटिव, जब वोल्टेज नेगेटिव तो करंट भी नेगेटिव। अब मुझे बताएं कि ये पावर का जो फार्मूला है, इस फार्मूला के मुताबिक क्या अब पावर जीरो हो सकती है? अब तो पावर कभी भी, सॉरी जीरो नहीं, पावर कभी नेगेटिव हो सकती है? जीरो तो होगी डेफिनेटली, इस पॉइंट पे पावर जीरो हो जाएगी। क्या पावर नेगेटिव हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती। अब पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वोल्टेज और करंट एट अ टाइम पॉजिटिव है। तो जब एट अ टाइम पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पुट करेंगे, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। और इसी तरह वोल्टेज और करंट एट अ टाइम नेगेटिव है, तो जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो ओवरऑल पावर फिर से पॉजिटिव आ जाएगी। सो दिस रिजल्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ आ गई बात की? अच्छा अब इसी तरह फिर से देखें, इन दोनों फार्मूलाज के मुताबिक भी हम एनालाइज करके देख लेते हैं कि इस फार्मूला के मुताबिक देखें। अब अगेन देखें, करंट जब पॉजिटिव है तो आई स्क्वायर जो पॉजिटिव होगा, और करंट जब नेगेटिव है, ये वाला पोर्शन जो है, करंट जब नेगेटिव है तो आई स्क्वायर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? तो एज आई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आई स्क्वायर जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगेन पावर विल बी पॉजिटिव बाय दिस फॉर्मूला। ठीक हो गया? पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगेन अब ये थर्ड वाला जो फार्मूला देखें उसके मुताबिक ये वाला, तो वोल्टेज जो है, इस जगह पे वोल्टेज पॉजिटिव है, जीरो से लेके T/2 तक का जो पोर्शन है इसमें वोल्टेज पॉजिटिव है, और T/2 से लेके T तक का जो पोर्शन है इसमें वोल्टेज नेगेटिव है। तो जब वोल्टेज पॉजिटिव है तो वी स्क्वायर कैसा होगा? पॉजिटिव। और जब वोल्टेज नेगेटिव है तो अगेन वी स्क्वायर पॉजिटिव। तो जब वी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? वी स्क्वायर जब ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि पावर अगेन विल बी पॉजिटिव बाय वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि पावर का जो फार्मूला मर्जी यूज कर लें, पावर तो कभी नेगेटिव आ नहीं सकती। अब जब पावर कभी नेगेटिव नहीं आ सकती तो इसका मतलब यह हुआ कि पावर का एवरेज कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि जीरो कब बनता है? जीरो तब बनता है कि जब कुछ क्वांटिटीज पॉजिटिव हो, कुछ क्वांटिटीज नेगेटिव हो। तो उस वक्त उन पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटीज को सम अप करने से आंसर जीरो, और फिर ओवरऑल एवरेज रिजल्ट जीरो बनता है। लेकिन पावर जब कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती तो इसका मतलब है कि एवरेज पावर कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है? तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि एज पावर कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, सो एवरेज पावर, एवरेज पावर कैन नॉट बी जीरो। यानी वही जो फार्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, मिटा दिया मैंने, उस फार्मूला के मुताबिक कभी भी एवरेज पावर जीरो नहीं हो सकती। जी अब मुझे बताएं, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर, क्लियर। तो देखें, मैं ये कह रहा था कि वोल्टेज और करंट की जो प्रोडक्ट बनेगी वो वोल्टेज और करंट की इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ी बनेगी। तो जब इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ी बनेगी तो ओवरऑल जो इनकी प्रोडक्ट है वो, क्योंकि हमें पावर प्रोवाइड कर रही है, तो ग्राफ फिर इस तरह का बनेगा इनकी प्रोडक्ट का, लाइक ऐसे, इस तरह से। ठीक है? अगेन नेगेटिव वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो अगेन रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। तो जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ फिर जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा इनकी प्रोडक्ट का, एक्स एक्सिस से ऊपर ही जाएगा। ठीक हो गया? तो ये आएगा ग्राफ एक दफा फिर इस तरह से। ठीक हो गया? तो ये जो ग्रीन में आपको ग्राफ नजर आ रहा है ये पावर का ग्राफ है। हाँ जी, क्लियर हुई ये चीज? यस सर। देखें जी, पीक वैल्यू, तो क्या होगी पीक वैल्यू? पीक वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी इज, पीक वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी, पीक वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी इज, सिंपल है बिल्कुल, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू
obtained, maximum value obtained by AC क्वांटिटी, यानी AC करंट या AC वोल्टेज जो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करते हैं उनको पीक क्वांटिटी कहा जाता है। डिनोट कैसे किया जाता है? दे आर डिनोटेड बाय, ये पीक वैल्यूज जो हैं इनको कैसे डिनोट किया जाता है? दे आर डिनोटेड बाय, कैसे? IM मैक्सिमम करंट या फिर VM मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, बल्कि पूरा MAX लिख दें ताकि समझना आसान हो जाए, क्योंकि मिनिमम के लिए भी M ही होगा तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इनको डिनोट कैसे किया जाता है? IMAX या VMAX से। है क्या ये ग्राफिकली अगर मैं इनको यहाँ पे शो करना चाहूँ तो लाइक इस तरह से है ये देखें, इस एक्सिस पे अगर मैंने लिया हुआ है टाइम, इस एक्सिस पे मैंने लिया हुआ है करंट, तो ये देखें जरा ऐसे इस तरह से। अब ये जो है ये है IMAX मैक्सिमम करंट, और इसी तरह दूसरी साइड पे क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट इक्वल डिस्टेंस पे ये होगा -I मैक्सिमम, ठीक हो गया। तो ये होती है पीक वैल्यूज, करंट की ये पीक वैल्यू पॉजिटिव, ये करंट की नेगेटिव पीक वैल्यू। और इस तरह वोल्टेज के लिए क्या होगा? डेफिनेटली वोल्टेज के लिए भी सेम ग्राफ ऐसे ही, इस एक्सिस पे टाइम ले लिया, इस एक्सिस पे वोल्टेज ले ली, बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा वोल्टेज का भी। तो ये आ गई मैक्सिमम वोल्टेज एक डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये आ गई मैक्सिमम वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में -Vmax। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। लें जी, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जगह तो खाली है मेरे पास, लेकिन अब मैंने उसको एक्सप्लेन करना है RMS वैल्यू को, तो वो काफी स्पेस लेगी, इसलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप।